वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी एमसीक्यू एनसीईआरटी सीरीज। इस सीरीज में फ्रेंड्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके भूगोल के एनसीईआरटी बुक्स को, जो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक है, इनको एमसीक्यूज के थ्रू कवर करें। तो फ्रेंड्स हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं अपने सीरीज में और करेंटली हम लोग हैं आपके कक्षा 8 और अध्याय नंबर 3 पर। ठीक है, इस अध्याय का नाम है खनिज और विद्युत संसाधन, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यूज की। पहला सवाल, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनकी एक निश्चित संरचना होती है और वो समान रूप से अंतरिक्ष में विपरीत होते हैं। एक्चुअली अंतरिक्ष नहीं होगा, धरती होना चाहिए। क्या आपको लगता है फ्रेंड्स कि जो खनिज धरती पर समान रूप से वितरित हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनके निर्माण की आवश्यकता है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं को मनुष्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रियाओं के थ्रू ही, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण ही खनिजों का निर्माण होता है। इससे मनुष्यों का कोई भी रोल नहीं होता। रंग, घनत्व और कठोरता उनके भौतिक गुण है, जबकि घुलनशीलता एक रासायनिक गुण है। ये बात सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कलर, डेंसिटी एंड हार्डनेस, दे आर योर फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी इज केमिकल प्रॉपर्टी। अब फ्रेंड्स आपके पास मैंने एक इंडिकेटिव लिस्ट दी है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, जैसे कि हार्डनेस, इसको मेजर करते हैं हम लोग मोज स्केल पे, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, हार्डनेस फिजिकल प्रॉपर्टी है। लस्टर या शाइन अगेन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कलर भी आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो उसमें एबिलिटी टू रिएक्ट विद एसिड, एबिलिटी टू बर्न, टू रस्ट, टू चेंज कलर, सॉल्युबिलिटी वगैरह, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं। अगले में आइए, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धातुओं में एक विशिष्ट चमक होती है और ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी संवाहक होती है। बिल्कुल सही बात है। मेटल्स हैव गॉट अ डिफरेंट लस्टर एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मैंगनीज और क्रोमाइड अलौह खनिज है? नहीं, मैंगनीज और क्रोमाइड लौहिक खनिज होते हैं। ठीक है, सोना एक लौह खनिज है? सोना एक अलौहिक खनिज होता है। तो कह रहा है कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सिर्फ एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं और वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को, और उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक लस्टर या शाइन तो हमेशा होता है, कॉपर हो, आयरन हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल दैट शाइन्स इज मेटल। ठीक है, ये मतलब मत निकालिएगा। अच्छा, मेटल्स और मिनरल्स जो होते हैं इनमें हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं जिसको कॉल्ड एज फेरस एज वेल एज नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें कि आयरन यानी कि Fe कंटेंट होता है। नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें कि आयरन यानी कि Fe कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने यहाँ आपके सामने टैबुलेट कर रखा है, इसको एक बार देख लीजिए। फेरस मटेरियल्स में आपका फेरस मटेरियल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसमें कि आयरन यानी कि लोहे का पदार्थ मौजूद होता है। जो नॉन फेरस होते हैं उसमें लोहा नहीं होता। बस यही इनका मेन डिफरेंस है। अब देखिए, लोहा अगर नहीं है तो इसमें मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय प्रभाव बिल्कुल नहीं होता होगा, लेकिन जिसमें लोहा होता है उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक, जो आपका मैग्नेटिक होता है वही आपका फेरस होता है, उसमें कोरोजन थोड़ा कम होता है, लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक या नॉन फेरस है उसमें कोरोजन ज्यादा होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स फेरस में भी आपके फर्दर कैटेगराइजेशन होते हैं लाइक मैंगनीज, क्रोमाइड्स वगैरह। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फेरस। मैंगनीज, क्रोमाइड्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ फेरस। नॉन फेरस में आपका गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल, दिस विल बी योर नॉन फेरस। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग इस चीज में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ऑल दैट शाइन्स इज ऑलवेज मेटल, ऐसा नहीं होता। ऑल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज अ फेरस मेटल, ऐसा भी नहीं होता। अलग अलग कैटेगराइजेशन है। फेरस, नॉन फेरस सिर्फ आयरन के होने और ना होने की वजह से होते हैं। ठीक, अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म वेयर एज नॉन मेटालिक मेटल्स डू नॉट। ये बात सही है। जो धात्विक खनिज होते हैं ना, उनमें धातु एक कच्चे फॉर्म में मिलता है, लेकिन अधात्विक खनिजों में जो भी आपका मिनरल है
वो रॉ फॉर्म में नहीं मिलता है। ठीक, आयरन ओर एंड बॉक्साइड आर नॉन मेटालिक मिनरल्स व्हेयरएज माइका एंड जिप्सम आर मेटालिक मिनरल्स। नो, यहाँ पे हमने एक्सचेंज कर दिया है, आयरन ओर और बॉक्साइड आपके मेटालिक होते हैं जबकि माइका और जिप्सम आपके नॉन मेटालिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कह रहा है करेक्ट, नहीं कह रहा है नॉट करेक्ट बताइए, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा आपका 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बीच का अंतर क्या है, जरा उसको देख लेते हैं। देखिए मेटालिक मिनरल्स होते हैं, दे आर द मिनरल्स दैट कंटेन मेटल्स इन देयर केमिकल फॉर्मूला। नॉन मेटालिक्स में जो होता है उसमें कोई मेटल एलिमेंट नहीं होता। अब आप कहेंगे सर मेटल क्या होता है, पिछले क्वेश्चन को याद कीजिए। मेटल क्या होता है, जिसमें कि आपका एक यूनिक लश्चर, एक यूनिक शाइन होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, मेटल में आपका गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है। मेटल के अंदर हम लोग फिर फेरस और नॉन फेरस भी कैटेगरी कर सकते हैं। मेटालिक मिनरल्स हैव द शाइन ऑफ देयर ओन, नॉन मेटालिक्स डू नॉट हैव अ शाइन ऑफ देयर ओन। ठीक है, मेटालिक मिनरल्स आर मोस्टली एसोसिएटेड विथ इग्नियस रॉक्स, नॉन मेटालिक मोस्टली विथ सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, मेटालिक मिनरल्स आर क्वाइट डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। मान लीजिए आपके सामने अगर एक मेटालिक मिनरल है तो आप इसको पीट पीट करके एक थिन शीट बना सकते हैं कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। मान लीजिए आपके पास एक मेटालिक मिनरल है, क्या आप इसको रोल करके पतला सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसके वायर्स बना सकते हैं कि नहीं, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप उसका शीट बना सकते हैं कि नहीं। तो मेटालिक मिनरल्स का बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटालिक का आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही हथौड़ा चलाएंगे ये बिल्कुल टूट टूट के बिखर जाएंगे। ठीक, मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मेल्टिंग द मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट यील्ड एनी न्यू प्रोडक्ट्स अपॉन मेल्टिंग। मेटालिक मिनरल्स में ना फ्रेंड्स, जो मेटल होता है वो आपका एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रॉ फॉर्म में होता है, आप मेल्ट करके उसको निकाल सकते हैं बाहर। जैसे आपको याद होगा आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन में मेल्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, एनीवेज आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। खनन, बेदन यानी ड्रिलिंग और उत्खनन खनिजों के निष्कर्षण की विधियां हैं। सही बात है, खनन ओपन कास्ट के साथ साथ शाफ्ट प्रकार की भी हो सकती है। दोनों बातें सही हैं। पूछ रहा करेक्ट कौन है, तो दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, एक्सट्रैक्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वारिंग। ठीक है, माइनिंग जो है ना, आप लोगों को पता है कि खनन कैसे किया जाता है। ठीक, माइनिंग दो तरह का हो सकता है, ओपन कास्ट एंड शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट इज यूज्ड फॉर नियर द सरफेस माइनिंग, whereas shaft mining is used for deep down the surface mining. ड्रिलिंग का काम जो है ये होता है मोस्टली ऑयल के लिए। क्वारिंग का काम ये होता है मोस्टली आपका स्टोन्स के लिए, जैसे लाइमस्टोन वगैरह के लिए। ठीक है, ये आपके 3 प्रमुख प्रकार ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के फॉर्मेट्स होते हैं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए जो एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है। कॉपर अगर किसी भी मिनरल में मौजूद है, उस मिनरल में कलर ब्लू जरूर मौजूद होगा, बिकॉज कॉपर अपीयर्स एज ब्लू, बिकॉज कॉपर अपीयर्स एज ब्लू। ठीक, नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओपन कास्ट माइनिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स। बिल्कुल सही बात है, जो बहुत ही कम डेप्थ पे मिनरल्स रहते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए ओपन कास्ट माइनिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा देखिए, शाफ्ट माइनिंग इज यूज्ड टू रीच मिनरल्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स। ये बात भी सही है, शाफ्ट माइनिंग का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। क्वारिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नो, क्वारिंग इज नॉट यूज्ड, रादर ड्रिलिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। टू डिग आउट मिनरल्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ड्रिलिंग इज यूज्ड। नो, यहाँ पे आपका क्वारिंग यूज होता है। Which of the statements are correct पूछ रहा है, तो 1 and 2 only, hence option number C. ठीक है, this will be your option number C. ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ओपन कास्ट माइनिंग कब करते हैं, शाफ्ट माइनिंग कब करते हैं, ड्रिलिंग क्या होता है और क्वारिंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंड्स आपके सामने जो है सो एक फोटो लगा रखा है मैंने। इस फोटो में हमने
तीनों के बीच का डिफरेंस दिया है कि ओपन पिट माइन और डीप शाफ्ट माइन या अंडरग्राउंड शाफ्ट माइन क्या होता है और क्वारिंग क्या होता है। इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करिएगा। इसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे ओपन पिट माइनिंग में बेसिकली एक ओपन वेल डिग किया जाता है, वहाँ से मिट्टी को हटाया जाता है और फिर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया जाता है। तो ओपन पिट माइनिंग जो है ना, इसको करना बहुत आसान होता है, बहुत डेप्थ तक नहीं जाना। और ओपन पिट माइनिंग करना इज अ हाईली पोल्यूटिंग एक्सरसाइज। इसकी वजह से प्रदूषण बहुत फैलता है। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा मेघालय में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि ओपन पिट माइंस में कई सारे लेबर दब के मर गए थे। फ्लडिंग भी अक्सर होती है ओपन पिट माइंस में। ओपन पिट माइन इज नॉट इन्वायरमेंटली गुड माइनिंग एज वेल। क्वारिंग जो होता है ये आपका होता है मोस्टली बिल्डिंग मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लाइक लाइमस्टोन, रेड सैंडस्टोन वगैरह के लिए। इसको भी करना आसान होता है। सेम तरह की मशीनरी जिससे कि आप ओपन पिट माइन करते हैं उससे आप क्वारिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट्स। ये होता है आपका एक्चुअली में डीप माइनिंग। इसमें आपको एक्चुअली में बहुत डीप तक डिग करना पड़ता है। फिर उस डीप डिग जो करेंगे आप उसमें आपको एलिवेटर शाफ्ट्स उठाने पड़ते हैं। फिर वो शाफ्ट्स 90 डिग्री एंगल पर और अंदर जाते हैं और फाइनली वहां से एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये जो आपका अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट्स है ना, इसमें आपको हाई लेवल्स ऑफ सेफ्टी चाहिए होता है। ठीक है, इसमें आपको हाई लेवल्स ऑफ सेफ्टी चाहिए होता है। ये वाकई में बहुत डीप जाता है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैच करके देखिए। मेटालिक मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स नो, नॉन मेटालिक मिनरल्स इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स नो। एक्चुअली उल्टा होता है। तो करेक्टली मैच कौन सा होगा आपका? नीदर 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। जनरली ऐसा होता है कि मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं आपके इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके नॉन मेटालिक मिलते हैं। ठीक है, so these are the classifications of minerals। ठीक है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, मेटालिक में फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस वो जिसमें कि आपका आयरन कंपोनेंट होता हो, नॉन फेरस वो जिसमें कि आपका आयरन कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, सही पूछ रहा है। कैनेडियन शील्ड अपलाशियन वेस्टर्न कॉर्डेलरास दक्षिण अमेरिका के खनिज समृद्ध क्षेत्र है। देखिए, कैनेडियन शील्ड, अपलाशियन और वेस्टर्न कॉर्डेलरा खनिज समृद्ध तो हैं, लेकिन दक्षिण नहीं, उत्तरी अमेरिका के हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, द काल गुरली एंड कूल गार्डी एरियाज आर गोल्ड रिच रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये बात सही है, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड काफी मिलता है। उसमें ये दोनों जो रीजन्स है, ये दोनों जो एरिया हैं जिनका नाम है काल गोरली और कूल गार्डी, इसमें स्वर्ण समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। तीसरा, स्विट्जरलैंड में विश्व के जिंक का सबसे बड़ा भंडार है। स्विट्जरलैंड में कोई मिनरल नहीं मिलता, जिंक क्या हुआ तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक अजीब सी बात है फ्रेंड्स कि स्विट्जरलैंड फिर भी इतना डेवलप्ड नेशन क्यों है? क्योंकि उसने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में देखें, स्विट्जरलैंड ने कितना अच्छा प्रोग्रेस हासिल किया है। एनीवेज, कह रहा है कि बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपके लिए एड ऑन के आपके लिए एक रफ वर्ल्ड मैप के ऊपर कौन कौन से मिनरल कहाँ मिलते हैं वो एक मैप है। अगर आप देखेंगे इसमें, तो अमेरिका में आप देख सकते हैं कि अपलाशियन माउंटेन, वेस्टर्न कॉर्डेलेराज, ये सारे आपके मिनरल रिच रीजन हैं। ठीक है, अफ्रीका में आप देख सकते हैं कि वेस्ट कोस्ट पे काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं। इंडिया में आप देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड ऑल काफी मिनरल रिच है। रशिया और यूरोप में भी आपको हर तरह के मिनरल मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज मिनरली वेरी वेरी रिच नेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। मैच करना है रीजन एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ को। ठीक है, अब देखिए, अफ्रीका गोल्ड, हाँ ठीक है, अफ्रीका जो ना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम ऑल्सो, डायमंड ऑल्सो। ठीक है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर, साउथ अमेरिका बॉक्साइट, नहीं, ऑस्ट्रेलिया इज फॉर बॉक्साइट, साउथ अमेरिका इज फॉर आयरन ओर, एशिया इज फॉर टिन, बिल्कुल सही है। तो कह रहा कौन से इनकरेक्टली मैच्ड हैं, तो हो जाना चाहिए आपका 2 and 3 आर इनकरेक्टली मैच्ड। ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, साउथ अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर,
एशिया मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स टिन, इट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ टिन इन द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो फोटो है आप इसमें फिर से देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट है, आप उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, ऑयल एंड कोल की भी एक फोटो लगाई है। ये फोटो भी आपकी एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कोल और मिनरल ऑयल सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। ठीक, अंटार्कटिका में देखिए, अंटार्कटिका की जो जियोलॉजी है इसको लेकर बहुत लोगों को डाउट रहता है कि अंटार्कटिका में क्या कभी कुछ मिल सकता है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आर्कटिक और अंटार्कटिका में क्या डिफरेंस है। आर्कटिक जो है एक्चुअली में लैंड पीस नहीं है। आर्कटिक जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। अंटार्कटिका में एक्चुअली लैंड पीस है और अंटार्कटिका में आपको कोल मिलता है इन ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन मिलता है इन प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। आयरन और गोल्ड और सिल्वर भी अंटार्कटिका में मिलता है। ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिका में आपको सिर्फ बर्फ मिलती है, कई सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट दैट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग वगैरह। अगर ओर बॉक्साइट है तो आपको इससे एल्यूमिनियम ही तो मिलेगा और क्या ही मिलेगा। ठीक है, अगर ओर बॉक्साइट है तो उससे आपको एल्यूमिनियम ही मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिलिकॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज, कॉपर गोल्ड बॉक्साइट से नहीं मिलता है। ठीक, अच्छा, जो आपका बॉक्साइट होता है ना फ्रेंड्स, उससे एल्यूमिनियम को अगर निकालना हो तो जो एक्सट्रैक्शन और केमिकल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उसका नाम होता है बायर प्रोसेस या बेयर प्रोसेस। इसका पूरा नाम वैसे होता है फ्रिश बेयर प्रोसेस। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है आपका फ्रिश बेयर प्रोसेस। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट रॉक्स कहाँ मिलते हैं, आप उसको देखिए फ्रेंड्स कि द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये आज से करीब करीब 4.3 मिलियन ईयर से वो बने हैं, 4.3 बिलियन सॉरी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल है आपका, खनिजों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है आपका कि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, मिनरल्स आपके अनवीनीकरणीय संसाधन होते हैं। दूसरा, देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन इज फास्टर देन द रेट ऑफ कंजम्पशन। ये बात गलत है, रेट ऑफ फॉर्मेशन तो बहुत ही स्लो होता है। द प्रोसेस ऑफ माइनिंग ऑफ मिनरल्स इज अकम्पनीड बाय ह्यूज वेस्टेज ऑफ दिस स्कार्स रिसोर्स। सही है, तो करेक्ट आंसर 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है, कॉमन सेंस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल के ऊपर आइए। With reference to conventional and non-conventional sources of energy, which of the following statements is are correct? अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि conventional sources of energy have limited reserves and they have been in use for a long period of time. Conventional sources of energy have limited reserves, बात सही है। कोल एंड पेट्रोलियम का एग्जांपल ले लीजिए, and they have been in use for a long period of time, ये बात बिल्कुल सही है। कोल पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं। Non-conventional sources of energy have unlimited reserves and they are used as an alternative to conventional sources. इसका भी स्टेटमेंट को आप सही मान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स पारंपरिक स्रोत जो है ऊर्जा के, क्या है, कोयला, तेल, नेचुरल गैस वगैरह। और पारंपरिक क्या होगा, विंड, सोलर, हाइड्रो, टाइडल वगैरह। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रॉडली कन्वेंशनल सोर्सेज मीन non-renewable sources and broadly non-conventional means renewable sources broadly। लेकिन इस बात को एकदम फेस वैल्यू पे मत लीजिएगा, ब्रॉडली शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया। फायरवुड एंड टाइडल एनर्जी आर कन्वेंशनल सोर्सेज, रॉन्ग। सोलर एंड फॉसिल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, रॉन्ग। सोलर है, फॉसिल तो नहीं है। कह रहा करेक्ट बताओ, तो 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं और नॉन कन्वेंशनल, इसके बीच सिर्फ एक ही अंतर है कि कौन कितने वक्त से यूज किया जा रहा है, यानी कि पारंपरिक और अपारंपरिक, बस इतना ही अंतर है। तो पारंपरिक में हो सकता है कुछ नॉन रिन्यूएबल भी हो और कुछ रिन्यूएबल भी हो। ठीक है, ठीक है,
अच्छा, नॉन कन्वेंशनल जो है उसमें आपका सोलर, हाइड्रो, विंड, न्यूक्लियर वगैरह आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा और आपके लिए एनसीईआरटी बुक से कट आउट रखा है मैंने कि कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में एनसीईआरटी में देखिए कितना सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल, हाइडल पावर, ये सब के सब आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इनका आप एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ऑयल को यूज करेंगे उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फायरवुड, कोल एंड हाइडल पावर, इनके एडवांटेजेस क्या है, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देखिए फ्रेंड्स, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में भी सिमिलर तरह का डायग्राम दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है। फ्रेंड्स इन दोनों फोटोज में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार रीडिंग देंगे ना, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस फोटोज में हो क्या रहा है, मतलब क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे छुपी हुई है। बाकी सब कुछ जैसे बिल्कुल कॉमन सेंस का इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन आपको ये दोनों फोटोज को जरूर अपने नोट्स में ऐड करिएगा और एक बार इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर जरूर एक बार फोकस करिएगा। आपको इसमें हो सकता है कुछ ऐसी बात पता चले जो कि शायद आपको पहले से ना पता हो, एक बार आप इसको देखिएगा जरूर, एक बार आप इसको अपने नोट्स में ऐड जरूर करिएगा। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, दिस इज द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड थर्मल पावर, इट इज ऑल्सो नोन एज बरीड सनशाइन, इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड, कोल। ये कोयले के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। कोयले को बरीड सनशाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोयला जो है वो आपका वेजिटेशन जो दब गया, उच्च दाब और उच्च तापमान में कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडिया के कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे उसको देख लीजिए, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के बॉर्डर पे है, एक आपका मध्य प्रदेश तेलंगाना वाले बेल्ट में है, थोड़ा आपका तमिलनाडु में, जहाँ मोस्टली आपको नेवेली नाम की एक जगह है, यहाँ पे आपको लिग्नाइट मिलता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपको एंथ्रासाइट मिलता है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ एरियाज हैं, राजस्थान गुजरात में भी कुछ एरियाज हैं। कोल माइंस, कुछ फेमस कोल माइंस इंडिया के उनको देख लेते हैं, सिंगरौली, बोकारो, झरिया ये झारखंड में है, फोर्थ रानीगंज आपका कोलकाता के पास में है, कोरबा 5 ये आपका छत्तीसगढ़ में आएगा, 6th इज तलचर उड़ीसा में आएगा, 7th सिंगारेनी आपका आंध्र प्रदेश में आएगा और 8 नेवेली आपका तमिलनाडु में आएगा। और जो नेवेली यहाँ पे आपको लिग्नाइट मिलता है, जम्मू कश्मीर में आपको कुछ एंथ्रासाइट मिलता है, बाकी ये सारे के सारे हैं आपके बिटुमिनस यानी कि एवरेज क्वालिटी के कोल, ये है आपके एवरेज क्वालिटी के कोल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम के बारे में बात की जा रही है। पेट्रोलियम इज फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, नो इट इज फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, ये बात सही है। डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया, सही बात है, 2 and 3 बोथ आर राइट, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। पेट्रोलियम के कुछ फेमस रिफाइनरीज जो है इंडिया में, उनका एक मैप है, आप देख सकते हैं, भटिंडा, पानीपत, जामनगर, कोयली, मुंबई में है, बेंगलुरु, कोची, चेन्नई में है, हल्दिया, बरौनी बहुत फेमस है, बीना रिफाइनरी है आपका एमपी में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो गुवाहाटी, नुमालीगढ़, डिगबोई बहुत फेमस है। ये कुछ फेमस रिफाइनरीज हैं इंडिया के, ठीक है। रिफाइनरी का काम क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका क्रूड ऑयल है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे नेचुरल गैस की बात हो रही है, रशिया, नॉर्वे, यूके, नेदरलैंड्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस, सही बात है। इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज, ये बात भी सही है। पूछ रहा है नॉट करेक्ट, बताइए, ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रेंड्स ये है आपका मेजर गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द वर्ल्ड का मैप, इसमें आप देख सकते हैं कि रशिया बहुत आगे है, इनफैक्ट रशिया आज की डेट में बहुत ही ज्यादा गैस प्रोड्यूस भी कर रहा है, ईरान तो है ही, यूएसए भी काफी गैस प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज लाइक अल्जीरिया और भी गैस प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप इंडिया के ऊपर आएंगे तो इंडिया में जो रीजन जहाँ पे आपको गैस मिल सकता है उसका मैप ये,
ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विंड फार्म्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड माउंटेन पासेस, सही बात है। विंड इज एन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। विंड जो है फ्रेंड्स, क्या आप धरती के सारे विंड को एग्जॉस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। पूछ रहा करेक्ट बताइए, तो वन ओनली यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल? नहीं, उसमें रिलेशन में नहीं जा सकते आप। एग्जॉस्टिबल का मतलब है जिसको कि आप एग्जॉस्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ऐसी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी आपके ध्यान में आती है जिसको आप एग्जॉस्ट कर सकते हैं? क्या आप सोलर एनर्जी को एग्जॉस्ट कर सकते हैं? नो। विंड को? नो। हाइडल को? नो। कोल को? अभी तो नहीं, मे बी आफ्टर 300-400 ईयर्स। पेट्रोलियम को? अभी तो नहीं, आफ्टर मेनी ईयर्स एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, आपके सामने फ्रेंड्स एक इंडिया का विंड पावर पोटेंशियल का मैप, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लद्दाख वाले एरिया में विंड पावर पोटेंशियल काफी हाई है। गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ में काफी हाई है। कुछ एरियाज ऑफ तमिलनाडु और उसके कोस्टल एरियाज में काफी हाई विंड पावर का पोटेंशियल है। तो इंडिया को इन एरियाज में विंड पावर जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के डेजर्ट एरिया, गुजरात के डेजर्ट एरिया में काफी हाई पोटेंशियल है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के प्लेट्यू वाले एरिया में काफी हाई पोटेंशियल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को मैच करने के लिए बोला जा रहा है। तो कलपक्कम तमिलनाडु में है, करेक्ट। कैगा कर्नाटका में है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर राजस्थान में नहीं है, तारापुर भी आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। कह रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड कौन कौन से होंगे? तो 2, 3 एंड 4 आर नॉट करेक्टली मैच्ड, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके सामने इंडिया की न्यूक्लियर पावर मैप मैंने बनाया, अब इसमें देख लीजिए। रावत भाटा राजस्थान में है, काकड़ा पार भी वहीं पे है, सॉरी काकड़ा पार गुजरात में है, रावत भाटा राजस्थान में है। मिट्टी वर्दी गुजरात में एक नया बनने वाला है। तारापुर महाराष्ट्र, जैतापुर इन कर्नाटका, कैगा इन कर्नाटका, कुदानकुलम इन तमिलनाडु, सॉरी जैतापुर इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, ठीक है। कलपक्कम इन तमिलनाडु, कोवाडा इन आंध्र प्रदेश, बारगी इन मध्य प्रदेश, हरिपुर इन वेस्ट बंगाल। इसके अलावा नरोड़ा है आपका उत्तर प्रदेश में और कुम्हरिया है आपका हरियाणा में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर पावर के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर रशिया एंड चाइना। नो, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स में आपका यूएसए जरूर आता होगा, ठीक है। इन इंडिया गुजरात एंड बिहार हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। बिहार में तो नहीं है, गुजरात में भी नहीं है। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कह रहा है नॉट करेक्ट बताइए, तो 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए यूएसए न्यूक्लियर पावर में नंबर 1 बहुत टाइम से बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोरियम डिपॉजिट्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो थोरियम डिपॉजिट ऑफ इंडिया मोस्टली बीचेस वाले एरिया में मिलता है आपका। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम मोनाजाइट ओर विच कंटेन्स 9% थोरियम। यह आपका यहाँ केरला में है, या तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में मिलता है। केरला में बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ठीक। अगर आप यूरेनियम रिजर्व्स के बारे में अगर बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, तो ये आपके पास एक मैप है, आप इसमें देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में है और आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा कितना टन यूरेनियम रिजर्व है उसका भी मैंने यहाँ पे डेटा दिया है। इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस अगर आप एक नजर डाल लेंगे तो भी आपके लिए काफी है, ठीक। लेकिन छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के अलावा मेघालय में भी काफी अच्छा अमाउंट मिलता है। इसके अलावा आपको राजस्थान में भी काफी अच्छा अमाउंट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। झारखंड इज ऑल्सो हैविंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन इंडिया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जियोथर्मल पावर प्लांट के लिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस चाहिए, वो इंडिया में भी है नहीं। नेक्स्ट देखिए, मणिकरण इन लद्दाख एंड पूगा वैली इन हिमाचल हैव जियोथर्मल पावर प्लांट्स।
एक्चुअली एक्सचेंज किया हुआ, पूगा वैली लद्दाख में है और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, तो इससे भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। करेक्ट बताइए, तो नीदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, अब आपके सामने फ्रेंड्स एक जियोथर्मल मैप ऑफ इंडिया आप इसमें देख सकते हैं। ये वाला जो पूरा एरिया है आपका, इसमें हाई पोटेंशियल है फॉर जियोथर्मल एनर्जी, पूगा वैली लद्दाख में और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखें यहाँ पे, तो सोहना भी एक एरिया काफी अच्छा माना जाता है। सोनाटा एंड टट्टापानी एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी बेसिन में भी आपको जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है। ठीक, ये आपका मैप है जियोथर्मल पोटेंशियल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। अब देखिए जियोथर्मल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, नाम से क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स आपको कि भूतापीय ऊर्जा, यानी कि धरती के अंदर जो गर्मी है उसका इस्तेमाल करना। अब देखिए यहाँ पे क्रैक है, स्टीम, वेल वाटर, और इसका यूज करके हम लोग टरबाइन में रोटेशन करते हैं। एक्चुअली अगर आप फोटो को भी ना देखें तो आपको सिंपली मैं समझाता हूँ क्या करते हैं। देखिए धरती के अंदर गर्मी है, उस गर्मी का इस्तेमाल करके आप लिक्विड वाटर को कन्वर्ट कर दीजिए वाटर वेपर में। वाटर वेपर में जब कन्वर्ट करेंगे तो उस वाटर वेपर को हाई प्रेशर पर रख करके एक टरबाइन के थ्रू पास कीजिए, तो वाटर वेपर क्या करेगा, उस टरबाइन में मूवमेंट करेगा, मूवमेंट का तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। कोल पावर प्लांट्स में भी क्या करते हैं हम लोग, कोयले की गर्मी से पानी को वाष्प में कन्वर्ट करते हैं और उसके थ्रू टरबाइन को मूव करते हैं। वही चीज यहाँ हो रहा है, यहाँ धरती की गर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया जाए। फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन, ये तो आपका फ्रांस में था। फर्स्ट सोलर पावर्ड बस शेल्टर, ये आपका स्कॉटलैंड में है। फर्स्ट कंट्री डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपका नॉर्वे था। कह रहा करेक्टली मैच कौन से हो गए, नन ऑफ दे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाउ टू यूज टाइडल एनर्जी फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, which of the following statements are correct? The Gulf of Kutch has huge tidal energy potential. ये बात सही है उसके पास काफी अच्छा पोटेंशियल है। Biogas is made by converting organic waste into gaseous fuel. Biogas is made by converting organic waste into gaseous fuel. करेक्ट है बिल्कुल। Major components of biogas are methane and carbon dioxide. ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट्स बताइए, तो 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। बायोगैस में क्या होता है फ्रेंड्स, एक स्लरी होता है जिसमें कि आपका सीवेज और बायो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको आप गैस टैंक में लेकर जाते हैं, वहां बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करता है। बैक्टीरियल एक्शन की वजह से उस गैस टैंक में इस सीवेज वेस्ट से मीथेन गैस और CO2 गैस वगैरह जनरेट होते हैं। आप मीथेन गैस का यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग एंड ऑल, यहाँ से आपका एनर्जी आउटलेट मिल जाएगा। और जो आपका वेस्ट बच गया उसका आप यूज कर सकते हैं एज मैन्योर या फर्टिलाइजर, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्लास 8.3। हमने इस क्लास में देखा कि आप कैसे एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज पे ऊपर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसमें मुस्लिम लोगों ने विंड एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सबको देखा। फ्रेंड्स इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं आपके लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने को, लेकिन हाँ जो मैंने आपको 2 फोटोज दिखाए थे कन्वेंशनल का, नॉन कन्वेंशनल का, उनके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हैं आप इसको ज़रूर एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो 8.4 करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।